इसरो के चंद्रयान 1 के डेटा के हिसाब से हमारे अपने मून पे रस्टिंग हो गई है, उस पर जंग लग गया है। और ये बात हमें पता है कि मून पे कई सारे एलिमेंट पाए जाते हैं जिसमें से एक आयरन भी है। लेकिन हम किसी भी लोहे में जंग लगने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो पानी यानी कि H2O, दूसरा ऑक्सीजन। लेकिन हमारे मून पे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ना वहाँ पे पानी है ना वहाँ पे ऑक्सीजन है, तो कैसे वहाँ पे रस्टिंग हो सकता है। देखिए, और एक चीज़ और ये बात है कि वहाँ पे लगातार सोलर विंड गिर रहे होते हैं। सोलर विंड क्या होता है कि जो सन का बाहर का सरफेस होता है उससे क्या होता है, लगातार प्लाज्मा और चार्ज पार्टिकल चारों तरफ बिखर रहे होते हैं बहुत ही तेजी से। वो हमारे पृथ्वी पे भी बहुत ही तेजी से गिर रहे होते हैं। लेकिन हमारे पृथ्वी के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से हम लोग बच जाते हैं, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। लेकिन हमारे मून के पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना उसके पास एटमॉस्फेयर है ना उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर गिर रहे होते हैं। अब चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन अगर आपको आयरन में रस्टिंग करवानी है तो हमें आयरन से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, मतलब उससे लेना पड़ेगा। लेकिन हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लगातार हाइड्रोजन गिर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसको देना होता है, जिसकी वजह से और भी चांसेस खत्म हो जाते हैं कि उसमें रस्टिंग हो पाए। तो इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी डेटा में ये पाया गया है कि मून में रस्टिंग होती है। तो ये कैसे हुआ है? तो देखिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है और साइंटिस्ट भी बहुत कंफ्यूज हैं। लेकिन फिर नासा ने एक हाइपोथेसिस निकाला है जिसमें ये समझाया है कि ये सारी चीज़ें कैसी हुई होंगी। देखिए, हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पुराने एविडेंस है, पुराने प्रूफ हैं, उसके आधार पे किसी नई चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो यही चीज़ की है नासा ने। तो नासा ने ये बताया है कि देखिए, महीने में कुछ दिन ऐसे टाइम आता है जब जो चांद होता है वो इन सारी चीज़ों से बच जाता है। ये चार्ज पार्टिकल से जो वो बच जाता है। वो कैसे बचता है? वो बचाता है हमारा अपना अर्थ। अर्थ क्या होता है कि देखिए, कुछ समय ऐसा आता है जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में होता है। जिस समय मून फुल मून होता है, हमें फुल मून दिखता है आसमान में, उस समय अर्थ जो होता है वो बीच में होता है और मून इधर और सन इस तरफ होता है। इस समय क्या होता है कि जो सन से चार्ज पार्टिकल निकल रहे होते हैं, हमारी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो खुद को जो बचाता ही है, उसके साथ साथ वो अपने मून को भी बचा लेता है, क्योंकि वो उसके ठीक पीछे होते हैं, जिसकी वजह से मून पे अब कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं गिर रहे हैं। तो इसका मतलब अब आयरन फ्री है। अब बस उसे ऑक्सीजन चाहिए और पानी चाहिए तो वो रस्टिंग कर लेगा। तो ये दोनों चीज़ें कैसे पहुंचेंगी? देखिए, हमारा अर्थ जो है सिर्फ से सोलर विंड से नहीं बचाता है, उसे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराता है। जी, आपने सही सुना, हमारी अर्थ से ही ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है, हमारे अर्थ का जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, उसके जो ऑक्सीजन होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज से जो होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। और कई बार वो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वो अपने एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और वो मैग्नेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं। और वो इतने दूर दूर तक चल जाते हैं कि वो हमारे मून तक भी पहुंच जाते हैं। ये चीज़ 2007 में जापान के कागुआ ऑर्बिटर द्वारा प्रूफ किया गया था। ये 2007 में ही प्रूफ हो चुका है कि हमारी पृथ्वी से ही ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचता है। और जिस हिस्से में मून के रस्टिंग हुई है वो हिस्सा उसी तरफ है जिस तरफ ऑक्सीजन पहुँचता है, यानी कि हमारे तरफ फेस करके रहता है, अर्थ की तरफ फेस करके रहता है, उसी हिस्से में जो है वो रस्टिंग हुई है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है यही वाला ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचा। तो चलिए, ये तो मान लिए कि ऑक्सीजन इस तरह पहुँचा है। अब पानी कैसे पहुँचा है? देखिए, पानी का बात यह है कि चंद्रयान 1 ने ही हमें पहले बताया था कि मून पे जो है वो पानी पाया जाता है। बस पानी जो है वो जमे हुए फॉर्म में, यानी कि आइस फॉर्म में। लेकिन ये जो बर्फ जमा हुआ है वो उस दूर हिस्से में, और जहाँ पे रस्टिंग हुई है वो दूसरे हिस्से में, यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी है। तो फिर कैसे ये पानी वहाँ तक पहुँचा होगा? देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है जो डस्ट पार्टिकल होते हैं मून पे, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से हवा में घूम रहे होते हैं, बहुत ही तेज़ी से। तो हो सकता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयरन जो क्यूब आइस क्यूब है उस पर जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो वाटर मॉलिक्यूल इसी डस्ट पार्टिकल के साथ वहाँ तक पहुँच गए हों और ये रस्टिंग हुई हो, ऐसा हो सकता है। तो यही कहा जा रहा है कि इसी डस्ट पार्टिकल के साथ ये वहाँ तक पहुँचे होंगे और ये इतने इम्पैक्ट के साथ पहुँचे होंगे कि वहाँ पे हीट जनरेट हो जाए, जिसकी वजह से जो ये रिएक्शन है ये और तेज हो जाएगा। हालांकि ये जो 1-2 सालों की बात तो है नहीं, ये कई हज़ारों सालों से ये चल रहा होगा प्रोसेस और धीरे धीरे करके रस्टिंग हुई होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगा होगा, क्योंकि महीने में तो कुछ ही दिन मिलता ही है उसको ये रस्टिंग करने के लिए। तो ये सारे प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगा होगा। लेकिन अब ये जो चीज़ मैंने बताई है एक हाइपोथेसिस है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि यही सारी चीज़ें हुई होंगी कि कुछ और हुआ होगा। जब फ्यूचर में और मिशंस होंगे तब पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें सही हैं कितनी और इसमें से कितनी चीज़ें गलत हैं। बाकी अभी तक के लिए यही सारी जानकारी हम लोग के पास थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। कमेंट करके बताइए कि मैं कितने हद तक आपको चीज़ें समझा पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको देखना पसंद हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप ये इस तरह की वीडियो मिस ना करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।